तो आज की क्लास में हम आपको स्थिर वैद्युतिकी के पहले टॉपिक वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। और आज की क्लास में हम जो हमारा पहला न्यूमेरिकल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप समझिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं उसको आप नोट डाउन करिए और उसके बाद क्या निकालना है ये नोट डाउन करिए, फिर फार्मूला आप अप्लाई करिए, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को आप समझिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। दो बिंदु आवेश हैं। एक आपका आवेश है Q1 3 μC, दूसरा आपका आवेश है Q2 -3 μC। दोनों में क्या चीज़ें मिली? दोनों आवेश परिमाण में क्या हैं? समान हैं, परंतु इनकी जो ध्रुवता है वो अलग अलग है। एक पर धनावेश है, दूसरे पर ऋणावेश है। तो आप लिख लीजिए, आपको सॉल्यूशन में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको गिवन दिया क्या है? आपको दिया क्या है? आपको दिया है, पहला चीज़ दिया है Q1 = -3 μC वो +3 μC और Q2 = -3 μC। ध्यान दीजिएगा, μC का मतलब माइक्रो कूलाम, ठीक है। ये कूलाम का छोटा मात्रक है, तो इसको हम कूलाम में बदल लेंगे। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶। 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁶ होता है। तो 3 माइक्रो कूलाम का मतलब 3 × 10⁻⁶ कूलाम, ये आपका -3 × 10⁻⁶ कूलाम। कोई दिक्कत? ये दो चीज़ें हो गई। अब आगे पढ़िए। दूसरा, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर। मतलब दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को r से लिखेंगे, जो कि कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर में है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एक बात दिमाग में रखिए कि सारे मात्रक एक सिस्टम में होने चाहिए, चाहे वो MKS पद्धति में हो और चाहे CGS पद्धति में हो, और ज़्यादातर MKS पद्धति में ही रखा जाता है। तो इसका मतलब सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर। तो जहाँ सेंटीमीटर है तो इसकी जगह 20 × 10⁻² क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है। और आप ये चीज़ हो गया। और निर्वात में रखा है। निर्वात में स्थित होने का मतलब, निर्वात में स्थित का मतलब ये हुआ कि माध्यम में नहीं रखा गया है। वायु अथवा निर्वात के लिए जो माध्यम की परावैद्युतांक होता है K का मान 1 होता है। तो इसका मतलब निर्वात में स्थित होने का मतलब है K का मान क्या होगा? 1 होगा। K की वैल्यू कितनी होगी? 1। फिर आगे क्या है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आपको E की वैल्यू, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कहाँ पे गणना करनी है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। अब इसके लिए आपको फिगर बनाना होगा। मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये फिगर है आपका। इस पे आपका Q1 बराबर 3 × 10⁻⁶ कूलाम, ये आपका Q1 आवेश रखा हुआ है। और इस पर आपका Q2 बराबर -3 × 10⁻⁶ कूलाम, ये आपका Q2 रखा है। और इनके बीच की जो दूरी है कितना है? 2 × 20 × 10⁻² मीटर, ये इनके बीच की दूरी है, ठीक है। और हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कहाँ करनी है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु सपोज करो ये है, ये आपका, ये सपोज करो A है, ये आपका B है, और ये मध्य बिंदु है P, ठीक है। जब ये मध्य बिंदु है तो चूंकि दूरी, टोटल दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। जब आप मध्य बिंदु लोगे तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर की ये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10 × 10⁻² मीटर, ये 10 हो जाएगा, और 10 ही ये भी हो जाएगा, 2 × 10⁻² मीटर, ठीक है। ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका R होगा। तो इसमें आपको 2 चीज़ें और मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? एक आपका R1 और R2, ठीक है। तो R1 आपका क्या हो जाएगा?
10 गुणे R1 आपका ये होगा 10 गुणे 10 घात माइनस 2 मीटर। इसको आप 10 घात माइनस 1 मीटर भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि घात 1 है तो 2 में से 1 घट जाएगा। और दूसरा आपका R2 इक्वल टू हो जाएगा, इसका भी 10 गुणे 10 घात 2 मीटर, इसको आप 10 घात माइनस 1 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका जितनी चीज़ें आपको दी गई थी मैंने लिख दिया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर भी बन गया। अब आपको यहाँ आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है वहाँ पर हम क्या रखते हैं, धन परीक्षण आवेश रखते हैं। कहने का मतलब हमको P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रखा हुआ है, धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। और धन परीक्षण आवेश का मतलब उस पर धनावेश है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका Q1 क्या है, धनावेश है, ये आपका बिंदु P जहाँ पे Q0 रखा है ये भी धनावेश है। तो जहाँ पर दोनों चीज़ धनावेश हैं तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो Q1 के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E होगी, जिसको हम E1 से लिखेंगे, वेक्टर E1। कोई दिक्कत? Q1 के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी और ये बाहर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका माइनस Q है, ये क्या है आपका माइनस Q है, और यहाँ पर Q0 धनावेश है, तो ये विजातीय आवेश हुए थे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसलिए इस E2 की जो दिशा होगी ये अंदर की ओर होगी, ठीक है। समझ में आया आपको? तो E1 के वैद्युत Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गया जिसकी दिशा ये है, और Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हुई जिसकी दिशा ये है। एक हिसाब से देखोगे दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा क्या है, एक ही है। ये बहुत बड़ा इशू है, इसमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है तो दिशा का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दिशा का ध्यान नहीं रखेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप गलत कर देंगे। पता लगा आप नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालने लगेंगे तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, जुड़ेगा कि घटेगा। अब चलो हम पहले Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं ना। तो Q1 आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान मॉड ऑफ R1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? सारी वैल्यू पुट करो। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 घात 9 होता है। तो इसकी जगह पे आप 9 गुणे 10 घात 9 लिख दीजिए। Q1 की वैल्यू आप जान ही रहे हो, 3 गुणे 10 घात माइनस 6 है, और R की वैल्यू आप जान ही रहे हो 10 की घात माइनस 1 है। कितना है? 10 की घात माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। आप पहले इसमें क्या करेंगे, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना, ये 9 त्रिक 27, ये 10 की घात 9 है और 10 की घात 9, देखिए 10 की घात 9 और फिर माइनस 6 है, गुणम घातें जुड़ती हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 10 की घात 9 है, ये माइनस 6 है, और देखिए ये 10 की घात 2 हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 2 हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दिख रहा है ना, ये आपका 27 गुणे 10 की घात 9 में से 6 गया 3 में से 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 5। तो ये आपका +5 आएगा, ठीक है, जिसको आप 2.7 गुणे 10 की घात 6 लिख सकते हो। ये E1 की वैल्यू हुई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, E1 का मतलब जानते हैं क्या हुआ, ये E1 की वैल्यू हुई मतलब +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे Q2 के कारण, Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ E2 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान R2 का स्क्वायर। फिर सारी वैल्यू पुट करिए। वेक्टर E2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपका है 9 गुणे 10 घात 9, Q2 की वैल्यू है 3 गुणे 10 घात, यहाँ आंकिक मान निकालते हैं, एक बात का ध्यान रखना, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, आंकिक मान की, मान निकालेंगे। और ये 10 घात कितना हुआ, -6,
और बटा 10 की घात माइनस 1 का स्क्वायर। आंकिक मान की बात हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ माइनस नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस 3 गुणे 10 घात माइनस 6 है ना। तो चूंकि यहाँ पे हम आंकिक मान की बात कर रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंकिक मान, ठीक है। यहाँ पर क्यू का जो मान है धनात्मक है या ऋणात्मक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे आपके यहाँ पे धनावेश था, तो ये क्वेश्चन सही है कि यहाँ पर जो है Q1 का मान धनावेश है, लेकिन यहाँ Q2 का मान ऋणावेश है, फिर भी हम धनावेश लिख रहे हैं। उसका कारण है कि हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंकिक मान की बात कर रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जब परिमाण की बात की जाएगी तो Q का मान धनावेश है कि ऋणावेश है, इस पर कोई फोकस नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर धनावेश ही होगा, भले जो है ये ऋणावेश इस पर है, ठीक है। अब आगे गुणा करिए, तो 9 त्रिक 27 और ये गुणे 10 घात ये 9 हुआ माइनस 6, 10 घात माइनस 2 प्लस जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका मॉड ऑफ E2 इक्वल टू हो जाएगा 27 गुणे 10 घात कितना होगा, 9 में 6 गया 3 2 5, ये आपका 2.7 गुणे 10 घात 6, ठीक है। समझे कि नहीं। ये आपका क्या हुआ, ये Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हमने इसमें दिशा की बात नहीं की, मैं आपको दिशा भी बता दूं, इसमें P से A की ओर होगा, किस दिशा में होगा, PA की ओर होगा, और इसमें किस तरफ होगा, BP की ओर होगा, BP की ओर, मतलब B से P की ओर ना। तो आप यहाँ अब यही डिस्कस करेंगे कि दोनों मतलब Q1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों की दिशाएं एक ही है, इसलिए नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पे नेट तीव्रता, जो नेट तीव्रता होगी मॉड ऑफ वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर E1 और प्लस मॉड ऑफ वेक्टर E2, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये आपका 2.7 गुणे 10 घात 6, 10 घात 6 अधन 2.7 गुणे 10 घात 6, ये 5.4 गुणे 10 घात 6, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, ठीक है। या आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 8 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम तथा 10 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनका फिगर बनाइए। एक आवेश आपका ये Q1 है जिसका मान कितना है, 8 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम है, ठीक है। और इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर एक अन्य आवेश है Q2 जिसका मान कितना दिया है, 10 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम, ठीक है ना। अब आपसे कहा जा रहा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब आपको मानना पड़ेगा, आपको ये नहीं पता है कि किस आवेश से और कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो आप ऐसा करिए, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लो, उसी को नियत मान करके कुछ दूरी मान लो, सपोज करो x दूरी या a दूरी, कुछ भी आप मान लो, हम x दूरी मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं Q1 आवेश से कितनी दूरी पर, Q1 आवेश से x दूरी पर एक बिंदु P है। Q1 आवेश से x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है। तो यदि Q1 आवेश से x दूरी है तो Q2 आवेश से कितनी दूरी होगी, तो टोटल दूरी में x दूरी घटा दीजिए, तो Q2 आवेश से कितनी दूरी होगी, 4 माइनस x दूरी होगी, ठीक है। ये आपका किसका काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका R था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये आपका R1 का काम करेगा x, ये आपका R2 काम करेगा 4 माइनस x। इसके पीछे वाली क्वेश्चन जैसा ही है, फिगर भी वैसा है। उसमें क्या था, उसमें आपको ये x की वैल्यू दी थी, इसमें x की वैल्यू पता करनी है। और दोनों में अंतर यही है
अब आगे देखिए, आप सबसे पहले क्या क्या आपको दिया है ये लिख लीजिए। तो आपको दिया है Q1 इक्वल टू कितना दिया है 8 × 10 घात -19 कूलम, और Q2 आपको दिया है 10 × 10 घात -19 कूलम, और R1 की वैल्यू क्या है आपका x है, और R2 की वैल्यू क्या है 4 - x है। ठीक है, और आपका जो बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मॉड ऑफ वेक्टर E की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आपको जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या दिया है 0 दिया है, तो इसलिए मॉड ऑफ E इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पिछले एक सवाल की तरह Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 0 कर देंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। आप लिखिए Q1 आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा मॉड ऑफ R1 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 9 × 10 घात 9, ये कांस्टेंट है। Q1 की वैल्यू आपका जान रहे हो 8 × 10 घात -19 कूलम बटा R की वैल्यू क्या है x स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, बस इतना करना है। अब आप दूसरा क्या करिए, Q2 आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम किससे लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर E2, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q2 अपान मॉड ऑफ R2 का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होगी 9 × 10 घात 9, और Q2 की वैल्यू होगी 8 × 10 घात -19, ये 8 नहीं है, ये 10 है, 10 × 10 घात -19, और R2 की वैल्यू कितनी है 4 - x, ये 4 - x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने बताया था कि बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश होता है, अर्थात Q0 ना, इनकी दिशाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर Q2 भी धन आवेश है, Q1 भी धन आवेश है, इसलिए इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ये भी बाहर की तरफ होगा और E2 बाहर की तरफ होगा, अर्थात दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक दूसरे के क्या है विपरीत है, इसलिए नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर मॉड ऑफ वेक्टर E1 माइनस मॉड ऑफ वेक्टर E2, और नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है 0 है। जब E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E2, दोनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी है, ये है E1 की वैल्यू ये है 9 × 10 घात 9 और 8 × 10 घात -19 बटा x स्क्वायर, और E2 की वैल्यू ये है 9 × 10 घात 9 10 × 10 घात -19 और बटा 4 - x का स्क्वायर, ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, 9 × 10 घात 9 से 9 × 10 घात 9 कैंसिल, 10 घात -19 से 10 घात -19 कैंसिल, 4 2 चौक 8 2 पंचे 10 हुआ, इसका मतलब 4 बटा x स्क्वायर बराबर 5 बटा 4 - x का स्क्वायर। कोई दिक्कत, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 × 4 - x का होल स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 माइनस प्लस x स्क्वायर और प्लस 4 दूनी माइनस 4 दूनी 8x, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे बराबर 5x स्क्वायर, अंदर गुणा करो 16 चौका 64 प्लस 4x स्क्वायर 4 8 32x और बराबर 5x स्क्वायर, सबको उठा के उस तरफ ले जाओ, तो आपका 5x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो -4x स्क्वायर हो जाएगा, 32 उस तरफ चला जाएगा तो 32x हो जाएगा, 64 जाएगा तो -64 बराबर 0। तो 5 में 4 घटाओगे तो x स्क्वायर बचेगा और प्लस 32x और -64 बराबर 0। अब इसका क्या करिए आप, गुणनखंड करके x का मान निकालिए, जो x का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका गुणनखंड आप